आई जस्ट गेस अभी तक कुछ अच्छा ऐसा ऑफ़र आया नहीं जिसके संग मेरा म्यूज़िकलिटी और मेरा थॉट प्रोसेस मैच कर सके, क्योंकि फ्यूजन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है. टू गेट द रियली गुड वंस इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आपको अच्छा फ्यूजन मिले, अच्छा बैंड मिले, कुछ अच्छा म्यूज़िक. मोर ओवर मेरा जो म्यूज़िकलिटी है वो बहुत ही ऑथेंटिक है. सो माई entire upbringing is so authentic, so I function really well in classical context. But if you put me somewhere else, I need some time to work on. Honestly, I won't hesitate accepting that I'm not very good into playing ghazals or maybe Sufi thing and all that. I can't play everything. I'm just taught in a way that और वो भी अभी ढंग से नहीं हो रहा है. मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि भाई जो हो रहा है क्लासिकल में ही कितना कुछ अभी हो सकता है. तो अभी तक तो फ़िलहाल उसी पे काम जारी है. बट डेफिनेटली सम डे समबडी फील्स दैट देयर music needs me or some kind of their project needs me, my musicality, that authentic touch from Banaras, of course I'll play. म्यूज़िशियंस अच्छे होने चाहिए. वो यूनिवर्सिटी लेवल वाले बैंड में बजाने का शौक़ नहीं है. तो ऐसे तो बहुत से बैंड हैं, दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, हर जगह. आई एम नॉट वेरी हंग्री फॉर कॉन्सर्ट्स ऑल द टाइम. सो आई एम हंग्री फॉर गुड म्यूज़िक. थोड़ा सा घर पे बैठना बुरा नहीं होता. थोड़ा सा बैठ के घर पे रियाज़ करें, थोड़ा सा शांति में बैठे मेडिटेशन करें, तो वो अच्छी चीज़ है. Being busy all the time doesn't mean that you are a great artist. So और कोई रीज़न नहीं. I am one of the torch bearers, I guess. There are many more like me, and there are quite few actually who are doing really well. And if you talk about tabla as a, not just from Banaras, whole as a tabla, there are a lot of great tabla players doing really well these days in different parts of the world. So of course it's a responsibility being grandson of such a great maestro. It's really tough, and but honestly I don't want to be called a torch bearer, because then people expect more. I just want them to enjoy the music if they like or don't like. Is praising something too much or just criticizing something too much, both I am not something I am into favor of. So don't address anybody torch bearer and the next moment you are going to smash him bad that अरे बड़ा बेकार बजाया इसको तुमने. वो दोनों ही नहीं होना चाहिए. Because music is never partial to anybody. संगीत को नहीं पता कि आप घरानेदार हैं कि नहीं हैं. जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए घरानेदार को मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ही बाहर वाले को, उतनी ही घर के बच्चे को. ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा है तो वो पेट से तबला सीख के आया है. कहने की बात है. अरे आप तो घर के हैं, आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ये करने की विद्या है, कर्म का है. संस्कार आता है, दैट्स समथिंग एल्स. संस्कार आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बचपन से आप सुन रहे हैं, आपके पिताजी को देख रहे हैं, दूसरे मेंबर्स को देख रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे रियाज़ कर रहे हैं, तो वो कान में पड़ता है आपके. ऐसा नहीं है कि वो उतना ही से हो गया सब कुछ. सो दैट्स अ मिसकंसेप्शन पीपल हैव इन देयर माइंड कि भाई घरानेदार है तो बहुत वो है. तो टॉर्च बेरर भगवान की कृपा है, जो कहते हैं अच्छा है. थैंक यू, थैंक्स टू देम. बट आई एम जस्ट अ स्मॉल स्टूडेंट, मे बी प्रॉमिसिंग वन, क्वाइट प्रॉमिसिंग, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. ज़माना बदल गया है ना, दुनिया बदला है, तो इसी तरह का इवोल्यूशन हुआ है म्यूज़िक में भी. हर ही घराने में, हर घर में म्यूज़िक ना हो तो भी घर में
सोच विचार में बदलाव आ जाता है, एवोल्यूशन होता है। एक सिंपल आपको बताऊं तो मेरे ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित कंठे महाराज जी, उनके टाइम में उस दौर में, सिर्फ उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, उस ज़माने के सारे म्यूजिशियंस, उसमें एस्थेटिक्स ज़्यादा होता था और मैकेनिज़्म कम होता था। जो मैकेनिकल म्यूज़िक है वो कम होता था, उसमें कॉम्प्लिकेशन भी कम होता था। सीधा बात कहा, असर होना चाहिए, एक सुर लगा असर होना चाहिए, एक ना लगा असर होना चाहिए। वो नहीं हुआ तो नहीं, उसी को साध रहे हैं घंटों सालों कि उस ना में वो टोन आए, उस बाएं के एक स्ट्रोक में वो टोन आए। फिर उसके बाद हमारे ग्रैंडफादर का ज़माना आया। उस ज़माने में क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट का मैं गोल्डन पीरियड मैं कहता हूँ, ना उससे पहले ना उसके बाद। वो एक टाइम ऐसा आया लाइक फ्रॉम 50s टिल 2000 यू कैन से, वो जो 50 साल जो हुआ, ये गोल्डन पीरियड था क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। उसमें चूँकि कॉन्सर्ट्स ज़्यादा होते थे और कमर्शियलाइजेशन हो गया काफ़ी क्लासिकल म्यूज़िक का, तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस होने चाहिए थे वो ज़रूरी भी थे। वो स्ट्रक्चर में, वो थॉट प्रोसेस में वो चेंज हुआ हमारे ग्रैंडफादर के। तो उनका तबला एस्थेटिक के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा। वो पूरी तरह 100% सिर्फ एस्थेटिक्स पे डिपेंड नहीं करता, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है कि आदमी, सिर्फ स्पिरिचुअल आदमी को ही ना समझ में आए, थोड़ा सा उससे जो थोड़ा दुनियादारी में है उसको भी तबला टच करना चाहिए थोड़ा। तो वो कमर्शियल तबला थोड़ा सा हुआ, उस ज़माने की वो मांग थी, ज़रूरत थी, और इसीलिए उनका नाम हुआ। अब जिस ज़माने में, जिस कालांतर में, जिस युग में है, उसके हिसाब का आप गाना बजाना नहीं करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यू शुड बी ऑथेंटिक बट नॉट ऑर्थोडॉक्स, दैट्स द डिफरेंस। तो उन्होंने वैसा किया। फिर पंडित पूरन महाराज जी के टाइम में, मामा जी के टाइम में, वो उसमें भी काफ़ी फ़र्क आया, तब तक तबला और ऊपर हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो एवोल्यूशन मैं आपको बताऊं, जो सीधा सीधा है, समझने में डिफ़िकल्ट नहीं है, टेक्निकलिटीज़ में तो बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ हर युग में बदलता है। सीधा सीधा मैं बताऊं तो एस्थेटिक सब कम होते जा रहा है, मैकेनिकल जो है म्यूज़िक बढ़ता जा रहा है। मतलब आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबडी particularly on any musician. It's just about the musical approach what we have these days. So if I'm going to a classical music concert live, I would not like to listen a music which sounds more like a machine. So it's so perfect that it's sounding like machine. It should not be that perfect. गाने में देखिए कुछ कुछ टेक्सचर ऐसा होता है जो गला एकदम स्मूथ ना होके थोड़ा सा उसमें फंसा रहता है वॉइस, उसको भी लोग पसंद करते हैं। कई बार कुछ चीज़ें इम्परफेक्शन में अच्छी लगती हैं और आर्ट फॉर्म में लगती ही लगती हैं। इतनी खूबसूरत अगर आप कोई चीज़ इतनी परफेक्ट बना देंगे तो वो उसका असर चला जाएगा। मतलब उसको मैं कैसे समझाऊं कि वो मशीन हो जाएगा। फिर वो you can just get attracted to it like for few minutes, but after that it gets so dry, आपको टच नहीं करता वो। तो आप देखिए, जैसे मैं गाने की बात कर रहा हूँ बार बार, लेकिन जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट मोर प्रिसाइज वे। आप देखिए अभी तो एक से बढ़कर एक
ज़ोरदार तान और सब तैयारी गाने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप 40s का 50s का रिकॉर्डिंग सुनिए सिद्धेश्वरी देवी जी का या रसूलन बाई जी का या इवन बेगम अख्तर जी का, तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो रहा है, इतना मुश्किल तान मार के निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा काम हो रहा है, लेकिन उसमें इस खूबसूरती से हो रहा है कि वो असर, तो वो प्रायोरिटी उस समय की थी। उसमें लोग भी स्पिरिचुअल थे, पूजा पाठ में रहते थे दिन रात, तो वो अप्रोच हर जगह आता है। आपकी लाइफस्टाइल में वो चीज़ आती है ना भाई, कि हम सुबह से रात तक मैं सिर्फ एस्थेटिक्स को ही प्रायोरिटी देता हूँ, तो जब 2 घंटे रियाज करने बैठूंगा, 22 घंटे जो किया है वही तो 2 घंटे में भी करूँगा। अब मैं सुबह से रात तक मैं इंटरनेट में हूँ, फ़ोन में हूँ, घिरा हुआ हूँ टेक्नोलॉजी से, हर समय कुछ परफेक्ट करने की खोज है, वी आर रनिंग टू परफेक्शन। और एस्थेटिक्स तो अभी बड़ा सेकेंडरी है, चीज़ें अभी तो वो है कि टेक्निकल होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वो कोई देख के बता ना पाए कि भाई क्या हो गया, ये इंसान ने किया है, इतना वो परफेक्ट हो जाए, हर चीज़ की मशीन आ गई है। तो उस वजह से उसका जो एस्थेटिकल एसेंस है वो अभी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल है। लोग इन्जॉय करते हैं, बहुत लोग अभी भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि म्यूज़िक का वो कैरेक्टर नहीं है, म्यूज़िक एज अ फॉर्म का वो चीज़ ही नहीं है कि वो बहुत परफेक्ट हो। वो तो उसमें गलती होनी चाहिए थोड़ा सा, मतलब खूबसूरत गलती होनी चाहिए। गलती होने का गलत मतलब नहीं है, लेकिन उसकी गलती जो है उसको नेचुरल बनाती है, नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं, हाँ, विदाउट मेकअप नेचुरल ब्यूटी होती है। तो वो चीज़ है। और जब आप किसी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप एक्चुअली उसको बदसूरत बना रहे हैं। so that's how it is, मुझे ये लगता है। there have been many, and it's actually you have to create, because when you have a guru like Maharaj Ji, he was not guiding you at that point for any I was never guided before any concert. Since I started playing concerts, I was never guided about the concert. I was being guided about music throughout training, but ऐसा नहीं कि अभी ग्रीन रूम में बता रहे हैं कि अभी ऐसे बजाना ऐसा नहीं, never. I remember I played for the first time with Ustad Amjad Ali Khan sir when I was 17. In the green room I was tuning my tabla, and Ustad ji was sitting and Maharaj ji was sitting there as well. So Ustad ji just said, okay, I'll play 12.5 beats. I looked at my guru and he was not even looking at me. तुम देखो भैया, तुमको करना है, क्या करना है। So इससे बड़ा क्या क्रिएटिव चैलेंज। You have to create, you have to play, what you have to do. तो ऐसे तो चैलेंजेस बहुत से आते हैं, बिकॉज सीखते सीखते ये समझ में आता है कि गुरु तो बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सब कुछ भी सिखा दे तो उसके बाद भी एक्चुअली 90% खुद से ही सीखना पड़ता है। गाने के संग बजाना एक बहुत ही अलग मुश्किलात है। वो देखने में दूर से इजी लगता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। और गाने में भी वो जितना लाइटर एस्पेक्ट है, वो ठुमरी है, वो दादरा है, उसको कैसे समझना है उसका, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल कुछ काम करेगा नहीं। वहाँ पे टेक्निकल म्यूज़िक काम ही नहीं करेगा, वहाँ पे सिर्फ एस्थेटिक से ही काम लेना पड़ेगा। वहाँ पे ज़्यादा बजाने से कुछ नहीं होगा, कम बजाने से हो सकता है अगर सीख बजाया तो। इतना ज़्यादा बजा देने से कितना भी रियाज करके बैठो, ये ज़रूरी नहीं है कि गाने के संग अच्छा बजाओगे। अच्छा बजाने वाला नहीं, अच्छा सोचने वाला बजा पाएगा उसके साथ। तो ये गाने के संग बैठो तो अलग,
क्रिएटिविटी का अब चैलेंज होता है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट अगर बात करें तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा मुश्किल है डांस के साथ बजाना, कथक डांस के साथ, बिकॉज यू हैव टू पेंट द होल कंपोजिशन जस्ट आफ्टर लिसनिंग इट वंस। तो आपको ज़िंदगी में पहले वो कंपोजिशन आप सुने नहीं हैं। कथक डांसर वो कंपोजिशन कहता है, एक बार कहता है या मैक्स टू मैक्स 2 बार कहता है, उसने में आपको उसको अब तबले से पूरा उसका स्केच खींचना है पैर देखते हुए। अब ये टेक्निकली सबसे कॉम्प्लेक्स काम है म्यूज़िक में, और एस्थेटिकली वोकल। तो अब आप समझ लीजिए कि गुरु तो जो सिखाता है वो तो एक ओरली जो घर में बातें चल रही है वो अब ये समझ ले कि थ्योरी ही सिखा रहा है वो। लेकिन जब आप खुद बैठोगे तबला लेके कभी गाने वाले के संग, तो उस समय तो गुरु एकदम यहाँ बैठा हो तो भी आपको हेल्प नहीं कर सकता, आप ही को तैरना पड़ेगा उसमें। या डांस के संग बजा रहे हो तो एकदम बगल में बैठ के भी वो आपको हेल्प नहीं कर सकता। आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट टाइम प्लेड विद डांस, ही वाज सो पिस्ड ऑफ and he was not well actually. This was like last year when he passed away, मतलब his last year, and I played with a dance and he was so pissed off कि भाई इतना गंदा तुम बजा रहे, and he was actually he was worried that वो इतने बूढ़े हो गए हैं और उनके पास अब टाइम ज़्यादा नहीं है, अभी तक इतना बेकार बजा रहा है। तो मैं तब तक डांस बजाता नहीं था, I was playing with only vocal and instrument and सो पिस्ड ऑफ कि अब मैं तुम इतना बेकार डांस बजा रहे हो, ऐसे ठीक है थिंग्स विल गेट बेटर। तो लेकिन अब मैं बजा रहा हूँ, डांस भी बजाता हूँ कभी कभी। तो उसके संग जयपुर के संग अलग अप्रोच होती है, लखनऊ घराने के साथ अलग, बनारस घराने के संग अलग अप्रोच है। वो तबले वाले को ही नीड्स टू बी सच एन ऑलराउंडर, नहीं तो उसका काम ही नहीं चलेगा। मैं ये भी कहता हूँ, मतलब पीपल शुड नॉट टेक मी अदरवाइज, लेकिन टेक्निकली तबले वाले का काम सबसे ज़्यादा है। रेंज ऑफ वर्क ही हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, रेंज ऑफ प्रिपरेशन जो है वो बहुत बड़ा है। उसको ये नहीं कि सिर्फ वो एक सोलो बजाने आ गया तो ही तबला पे, वो इंस्ट्रूमेंट के साथ या किसी और फॉर्म के साथ नहीं। तबले में सिर्फ अगर मैं सिर्फ सोलो ही बजाऊंगा या सिर्फ गाने के संग बजाऊंगा, कुछ ऐसे भी हैं तबला पे जो सिर्फ गाने के संग बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के संग नहीं बजाते, या फिर सिर्फ डांस के संग बजाते हैं। उनको उनका जैसे ही वो जगह चेंज किया वो प्रॉब्लम हो जाती। तो इसी को बनारस में म्यूज़िकल टर्म है इसका, चारों पट का बजाना। तो ये जो चारों पट है वो कि मतलब आप गाने के संग भी अच्छा बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के संग भी, डांस के संग भी और सोलो भी। जब आप चारों बजा सकते हैं तब आप चारों पट का तबला बजाते हैं। तो टेक्निकली सबसे ज़्यादा काम तबले वाले का है करने का। I guess that's why I told you that evolution in music. That's the only reason, because if you're learning from YouTube, you will be a mechanical musician because your guru is a machine. So naturally, that mechanical thing is in your music. But when you learn in Guru Shishya Parampara and you are living with your guru and you are watching him, then you can only understand the way he lives, not only the way he plays. And that has a deep connection with your music. उसमें तब एस्थेटिक्स आएंगे। वो एस्थेटिक्स तभी आ सकते हैं कि कंटेंट उठाना तो बड़ी बात नहीं है, आप कंटेंट कहीं से भी उठा लीजिए। एक ही कंटेंट को, बहुत अच्छे कंटेंट को एकदम उसकी शक्ल ख़राब करके भी बजाया जा सकता है, और कोई बहुत ही छोटा सा कंटेंट है उसे बहुत खूबसूरत बना के भी बजाया जा सकता है। तो कंटेंट तो मिल जाएगा यूट्यूब से, ये कैसे मिलेगा कि उसको खूबसूरत कैसे बनाए? क्योंकि ये तो ऐसा चीज़ नहीं है, एक ही कंपोजिशन आप बजाएंगे
मैं बजाऊंगा, मेरे गुरु बजा रहे हैं, मेरे गुरु के गुरु बजा रहे हैं, सब अलग अलग तरह से बजा रहे हैं। तो अगर YouTube से सीखते तब तो सब खराब हो जाता। जब तक उसमें अपना सोच नहीं डालेंगे, अपना तालीम नहीं है उसमें, दे कांट मूव। इसीलिए एस्थेटिकली इसको सोचने के लिए मैंने अभी ये नया काम शुरू किया है पिछले साल से। बिकॉज सिंस last few years I was being approached too much about taking tabla classes from so many students, because due to my traveling casual and all, I was not able to do it on a regular basis. That's why एक ख्याल आया मन में कि why not to just relive that my training period when I was learning in Banaras. That was a different format of timetable we were following, a very musical timetable we were going through for many and many years. So I guess a lot of my Guru Bhais would relate with it, and we used to wake up by 7 or 8, and then we'll finish all our breakfast and everything. We'll start playing at 10:30, and then we'll practice for like 4 to 5 hours in one stretch, and then we would go for lunch, and after lunch we would go for a nap, small nap, and then we'd come back again to the class at 5 or 6 in the evening, and then continue it till 10 at night. So that was the regular schedule for the training. Now these days you can't get like this is almost 7 to 8 hours practice every day, but these days it's not possible for students. Beside their college and job and everything else, they are just trapped with so many things. So I planned something and I named it tapasya, because tapasya is a word which my guru used to use a lot. He used to say that there is a difference between riyaz and tapasya. So riyaz is just in Banaras, riyaz is also called when you are a wrestler. So and you are working out in the akhada, it's also called riyaz. So that's desi riyaz. So but when you are doing music, you should not use the same term, because it's not something like wrestling. So riyaz and tapasya has a very big difference. So tapasya is something where you are not only physically but spiritually and mentally involved. So the concept is old. I have started it, of course I've started it from last year, so it's new, but the concept is not something very new. It's very old, traditional way how Gurukul format was in older days. So we all lived together for a week in a retreat in mountains in summers, and we all of us just wake up in the morning and have our tea and breakfast and go for a small walk, and then we start our practice at 10 in the morning, and then we finish by 2 and 2:30, and then we don't take a single break in between, not even for drinking water. We just keep our water bottle beside us. You can't stand up and leave. So sit on your instrument for like 4 to 4.5 hours. It also makes you ready for sitting on stage for a long time. So it's also important. So after 2:30 everybody is hungry like a dog, so we just run towards food and we eat, and then we and then we take a small nap. We try to take a small nap. So sometimes we are so tired that we sleep for longer time, but then I wake up by 5:30 and then I'm just pushing everyone that come on, and then we have a listening session for an hour. We listen some musicians, some old maestros, and then we interact. We talk about the music what we heard today. We talk about anything regarding music, just on a lighter note. And then we start again practicing at 7, and then we finish by 9:30. So the evening session is a bit smaller because everybody is so much exhausted in the morning. And that's how it is. So we do it in
summers we do it in mountains, in winters we do it in Banaras, because we sweat a lot, so we can't do in a hot region in hot weather. So it's people are liking it. A lot of people like the way it is done, and I just love recalling my nostalgic moments of Banaras. So I'm just leaving them once again. So that's how it is going on. So let's see. So, it's not only about music, it's about life. Patience is the biggest thing in your life. If you can practice little bit of patience, it's not only helpful for your music but for everything else in your life. But music is somehow somehow develops a delicate balance between your mind, body, soul, everything. So if you practice music, somehow you get patient, because you're not getting anything fast in this. So you are forced to get patient, otherwise you won't be able to do music. So that's the greatest thing, patience, and have faith in your guru. That's something really important. You should think before you choose a guru. Once you choose, you should not think again. So that's the thing. And I have chosen a guru, and I'm now always having a question, and I'm always questioning him inside myself. So that's not possible. That way you will get lost. So this is a very long journey. Guru, you should understand it that way, that even the guru is somehow in the journey only. He's very much ahead from you, but he's somehow in the journey only. So you just follow him. You can't just keep asking him, where are you going, and where are you taking me? So this is not the way you should go on this path. He is following his guru, he is following his own path, and if you want to go with him, just go silently. You need to go with him. Don't talk much, be patient, just follow him. Sometimes you can learn more without talking. You don't need to talk always. So when you have eyes, when you have that seeker inside yourself, you can learn even without asking questions. So when you are not a learner, you can't learn even if Brahmaji is teaching you music. So that's not possible. It's the student who actually is capable of taking things from guru. You need to have those eyes, that heart, to imbibe everything from your guru. What he teaches and what he doesn't teach us, everything. So you should be that much ready from inside to imbibe that all. Difference is that I don't I just move around without informing him now. Otherwise I couldn't move anywhere without telling him. And but on a serious note, I never feel that he is not there. And what happens, no, it's not just कि भाई ऐसे लोग कहते हैं. Even if I'm quiet for like 5 minutes, I think of him that अभी इस कमरे में वो होते तो क्या कहते, या इस पे बड़ा गुस्सा आते इस कमरे को देख. मतलब I relate everything with him, each and everything. So he's like always in my mind somewhere. He's just moving. If I'm in a trouble, if I'm getting something good, if I'm meeting people, यार इस पे इनको बड़ा खुश होते महाराज जी होते तो, यार ये बड़ा मार खाता है ये सामने वगैरह. मतलब everything is related to him. So I am constantly talking to him all the time inside myself. So that's how it is. I never feel that he is not there. So especially when music is my profession, so I am playing almost like twice or thrice a week. So the music reminds me of him. And he was a multi-dimensional personality. So even if I'm driving, I'm thinking of him कि वो होते तो कहते बेटा गाड़ी ऐसे नहीं चलाते, ऐसे करो. And if I'm doing anything, I just recall him कि अरे वो होते तो अभी ऐसे होता, वो होते तो ऐसा नहीं होता, और बनारस में ऐसे होता, दिल्ली में तो. So it's not like that.
But yeah, life has definitely taught me a lot after he left, and he only made me capable of living life on my own now, and quite comfortably. So I'm not I was honestly I was more uncomfortable when he was there, because he was really tough to live with. And I lived with him for like 20 years under same roof, and you can't even if sharing a room with him for a few hours was like a headache. But you can't move, you can't just do anything according to yourself. You have to just look at him and what he wants and what he likes, what he doesn't like. You can't just leave the room and go for a longer time. You can just, why did you leave? And you're always, he is always questioning you, he's always on your head. So that in that aspect I am really very independent now. So nobody is asking me, even my parents don't ask me anything. So I have to tell my mom that I'm in Ahmedabad, and nobody asks me anything. I have answered so much. I have answered everything to him only. I don't need to answer anything to anybody else now. So that's how it is. So, but yeah, as a person, I am much more stronger, and I feel that if I can survive without him, I can survive without anybody on anything in this world. So that's the biggest change I have got in myself. I would like to be everything what he did, but that's not possible in this one. I don't know how he was able to do it in one span of lifetime. You know, these art forms like tabla or even poetry or painting, and these art forms are not so easy that you can study them like in few years. It's just, it takes a lifetime to do one thing, and I'm so amazed by him that he did so many things in one lifespan of time, and he just keeping his tabla on the right place, and he was able to maintain everything else and mastering everything else actually. And he was not just an average poet, he was a fantastic poet, and he was a fantastic painter, he was a whatnot, he was everything fantastic. So I would have loved to follow everything how he was, but till the date somehow I'm only struggling to at least get some tabla only as he has done to such a level of mastery. If I can only play tabla in my one lifetime, तो फिर बिना पेंटिंग बिना पोएट के भी चलेगा, कम से कम तबला ठीक हो जाना चाहिए. So I am just trying for that. But yeah, I have my own, that's what I said, I don't try to imitate him, that मुझे भी पोएट्री करनी है गुरु जी को देख के, ऐसा नहीं है. I like to read books, I like to travel, and a few things I like to do spiritually. I love to travel, I love to drive, and read books sometimes, philosophies. So these are the things I like to do. And nowadays, unfortunately, people of our generation don't have that much of time for investing. You can't be a poet or painter or he was an astrologer as well. So and I have such a great astrology. He sometimes used to tell everything about the person sitting in front of him. He used to say, अरे, everybody was amazed that ये महाराज जी को कैसे पता है. नहीं, तुम्हारा हाथ में मैं देख रहा हूँ वैसे है, और तुम्हारे सिर पे मैं देख, मतलब he was just speaking like this, and it was going true most of the time, because he studied a lot of books on astrology and everything. So in those days it was really a great, it was a golden time of our country, I guess. The knowledge was in the air, that everybody was seeker of knowledge. People loved to share knowledge. Now people don't even want to meet people, so sharing is something beyond imagination. People don't want to even share time.
So that's how it is. So if I can take out some time to just for my riyaz, I am really fortunate that I can take out 2 hours or 3 hours for my riyaz. I can't invest my apart from that, I can invest some more time in astrology and poetry and music, because you have to read a lot, you have to practice a lot in everything. Whatever you do, it requires a lot of practice. So now we are somehow short of time, so that's how it is. I will stick to tabla only. I think classical music is not formed that way. It's not the classical music or musicians you can blame, actually. For example, let me tell you in other way to explain it. Somebody wants to is seeking for peace. Somebody wants to explore his or her spiritual side, but he doesn't want to meditate. He's running. You can't force. The thing is, if you are running, I'm not talking about physically running. If you are running from here, as a person, you are not subtle from inside. इसको हिंदी में कहते हैं तटस्थ हो जाना. तो I can't run with classical music after you. It's not about spreading. It's about people gathering, coming to you. They have to come. You can't run after them कि भाई ये लो मैं शांति दे रहा हूँ तुम्हें. इसको आप हर तरह से समझ सकते हैं. मतलब भाई पानी नहीं पी रहा, अरे प्यास लगेगा तो पी लेगा. अब कहीं ना कहीं आपको उसका नशा, उसका स्वाद लग गया है, तो आप उसकी कीमत समझ रहे हैं, दूसरा नहीं समझ पा रहा है. तो क्या है, इसको अगर आप किसी को भी आप अगर इसको इंट्रोड्यूस भी करते हैं किसी तरह, पीपल आर ट्राइंग अ लॉट दीज डेज कि क्लासिकल म्यूजिक स्प्रेड करना है. क्या है, डू यू नो द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द पीपल हु आर फॉलोइंग योगा, which is quite into trend these days, they don't do it for spiritual purpose, they do it for fitness. अगर नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं करे, नहीं तो उन्हें कुछ लेना देना योगा से नहीं, उनका स्पिरिचुअल साइड से नहीं कोई लेना देना है. अभी सपोज ये हो गया, किसी डॉक्टर ने बोला कि तुमको तो गाना सुनना पड़ेगा, नहीं तो शुगर तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा, तो वो पागल होकर रोज सुनेगा शाम को 1 घंटा क्लासिकल, तो वो मैंडेटरी हुआ. जो हेल्थ के जो आप पैरामीटर हैं वो मैंडेटरी है, स्पिरिचुअल मैंडेटरी नहीं है. वो एक उम्र के बाद रियलाइजेशन आता है, बिकॉज वी पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी आर ब्रॉट अप इन सच अ फैमिली. तो हमारा स्पिरिचुअल साइड जल्दी थोड़ा सा उसमें खुजली हो गया, हाँ, ऑनेस्टली. लेकिन imagine when I'm sitting on stage and while the alap is going on, I do some weird stuff, I keep counting people with white hair. So 90% of the people are old, they are above 50. Why? Because 50 तक तो भागे फिरे ना, अभी तो बैठने का टाइम आया, अभी तो फिजिकली भी ज़्यादा भाग नहीं सकते, तो कान में पड़ेगा तो भाग भी नहीं सकते, तो थोड़ा देर तो सुनना ही पड़ेगा, जब तक पैर का दर्द नहीं वो हो जाए, तो फिर उठ के भाग भी सकते हैं, थोड़ा गाना बजाना अच्छा नहीं लगा तो. लेकिन जो यंग है, जो दौड़ रहा है, जिसका स्पिरिचुअल साइड से भी कुछ लेना ही देना नहीं है, ही इज स्टिल लिविंग ऑन फिजिकल एंड मेंटल लेवल एंड ही थिंक्स दैट दिस इज द ओनली वर्ल्ड, दिस इज द ओनली थिंग. तो वो क्लासिकल म्यूजिक की बात छोड़ो, अपने घर में नहीं बैठते, अपने दादा दादी के पास, माँ बाप के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास. तो इट्स ऑल अबाउट सिटिंग.
not physically. When you realize that you need to sit, there's no end to the run. Running has no end. That realization can only turn you towards classical music. क्योंकि दुनिया का कोई भी तरीका नहीं है कि मैं आपको अच्छा मैं बैठ रहा हूँ 5 मिनट में मुझे क्लासिकल म्यूजिक सुना के खुश करो, नहीं हो सकता। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। किसी को बुला लूँ, सरस्वती जी का प्रोग्राम करवा दूँ ऊपर से उतार के, नहीं खुश होगे 5 मिनट में। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वॉट ही इज प्लेइंग, इट्स अबाउट हाउ यू आर टेकिंग इट। यू आर नॉट रेडी टू टेक इट। कुछ भी बजा के जाएगा आपको पसंद नहीं आएगा, कितना भी अच्छा बजाएगा। अभी जो बहुत लोग उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे जो आपने कहा कि नहीं क्लासिकल म्यूजिक में भी कुछ लोग हैं जिनको यूथ बहुत प्यार करती है, बट दे डोंट गो टू लिसन देम, दे जस्ट गो टू सी देम। दैट्स द डिफरेंस। क्लासिकल आप सुनने जा रहे हैं कि उसको देखने जा रहे हैं, अरे वो बहुत सुंदर है उनका गाना तो देखने जा रहे हैं उनको। तो ये तो नहीं हुआ। उसको भी सोचना चाहिए कि अभी सुनने आ रहे हैं, थोड़ा सा 10-15 साल में उम्र होगा तो नहीं सुनने आएंगे कोई, क्योंकि म्यूजिक से तो लेना देना नहीं है, शक्ल देखनी है। अरे वो ऐड में आ रहे हैं आजकल, उनको देखना है। अरे वो केबीसी पे आए थे, उनको देखना है। अरे वो उधर देखे थे, वो गाती हैं, वो बहुत अच्छा तो उनको देखने जाना है। म्यूजिक से राग वाग से लेना देना नहीं है। तो ये ऐसा स्प्रेड करके फायदा भी क्या होगा? ऐसा स्प्रेड करके जो आदमी म्यूजिक सुनने भी जा रहा है तो यहां से नहीं यहां से सुन रहा है। तो एक्चुअली में जो एम है क्लासिकल म्यूजिक को फैलाने का, वो तो उस तरह भी नहीं हुआ। अब उसका दूसरा तरीका ये है कि उसको फ्यूजन करके गले से कड़वी दवा नहीं निकल रहा तो उसको कैप्सूल में डाल के फ्यूजन के अंदर डाल दो। तो बात तो वही हो गई, ना। I have to accept you in your raw form, in your original form. Otherwise, it's better to not accept. अब समझे, ये मेरा है। मैं हो सकता है डिफर करे बहुत से आर्टिस्ट लोगों से, बहुत से एनजीओ से, सब पता नहीं कैसे कैसे क्लासिकल म्यूजिक को बस चाह रहे इंजेक्ट हो जाए अंदर। You can't force anybody to meditate. You can't force anybody to worship. You can't force anybody to be spiritual. वो कहेगा तुमको बनना है साधु बाबा, तुम बनो, हमको नहीं बनना। But obvious. Being from a classical music family, I started listening बड़ा ख्याल when I was 14. उससे पहले मुझे ही नहीं झिलता था। Honestly, बड़ा ख्याल 48 मात्रा जा रहा है to go into that depth where the singer is actually thinking, where he is improvising, to not even go just to relate with that level. You need a certain age, you need a certain spiritual age to relate with it. And if you are not old enough spiritually, you can't relate with it. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का तबला इतना डार्क है, उनका रिकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है यूट्यूब वगैरह पे। एज आई टोल्ड यू दैट सो एस्थेटिकल एंड वेरी लेस मैकेनिकल। एस्थेटिक्स इतना ज़्यादा है और उनका इम्प्रोवाइजेशन का अप्रोच सब कुछ, और दाहिने बाएं, मतलब वो कुछ अलग ही तबला है। बट आई हैड हिज रिकॉर्डिंग सिंस माई चाइल्डहुड, एंड एवरी टाइम आई वॉज स्टार्टिंग दोज रिकॉर्डिंग्स आई यूज्ड टू स्टॉप इट इन नेक्स्ट 5 or 10 minutes, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, कुछ गले नहीं उतर रहा है। फर्स्ट टाइम आई हर्ड हिम, आई वॉज traveling somewhere by train or something, I had no other option, so I said let's tolerate him for some time. So I tolerated him for like 15 to 20 minutes, then I heard him for 1.5 hours, and I was 26-year-old then. I was 26, first time I could bear my great grandfather's tabla. तो जब आप मेडिटेशन पे बैठते हो तो उसका पहला उसूल यही है कि शुरू में आपको, क्योंकि मैं मेडिटेशन का थोड़ा बहुत मुझे भी पता है स्पिरिचुअल साइड, तो पहले तो यह है कि आपको ध्यान में बहुत कुछ आएगा। यू हैव टू लेट इट गो, जाने दो, जितना जाता है बेटू सिट। अब मैं 5 मिनट को नहीं हो पा रहा है, ये तो आता ही रहेगा,
आई लॉस्ट माई पेशेंस, मैं उठ के फिर कहीं चला जाऊँ, वो ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। कभी तो ख़त्म होगा ना वो दौड़, वो जब दौड़ ख़त्म होगा खुद जाओगे आप क्लासिकल म्यूज़िक के पास। वी डोंट नीड टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, we need to be patient, let people realize, let people seek for classical music। और कोई तरीका नहीं है, न कल था, न आज है, न कभी होगा। जितने उल्टे सीधे हम लोग तरीके अपना लें उससे और ख़राब होगा, क्लासिकल म्यूज़िक का ही शक्ल और बिगड़ जाएगा।